स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन कैसे हल करना है बताया जाएगा। इसमें हमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है, एक साथ दो रैखिक समीकरण हमें दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सामान्यतः हम तीन विधियों का उपयोग करते हैं। पहला हमारे पास विलोपन है, दूसरा प्रतिस्थापन है और तीसरा वज्रगुणन है। लेकिन यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ये यहाँ आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम प्रतिस्थापन विधि से किन्हीं दो रैखिक समीकरणों को किस तरीके से हल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये पहले खंड का पहला प्रश्न है, x + y = 14 और x - y = 4। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद जो हमारा पहला काम होता है वो ये होता है कि दोनों में से हम किसी एक समीकरण को लेते हैं, चाहे समीकरण 1 को लें या समीकरण 2 को लें। तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 अगर हम लेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 है x + y = 14। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, चाहे यहां से x का या y का, मतलब दोनों चरों में से किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पद में हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए अगर यहां से हम x बराबर निकालें तो ये 14, अगर y उधर गया तो -y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस है, ये विधि हमारी कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रोसेस है वो ये है कि यहां से हमारा जो भी x का मान आएगा या y का, मतलब जिस चर का भी हम मान निकालेंगे, अगर हमने वो मान समीकरण 1 से निकाला है तो जो मान हमें प्राप्त होगा उस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, और यदि हम चर का मान समीकरण 2 से निकालेंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा उस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक चर का मान इस समीकरण से निकालते हैं तो मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, और अगर समीकरण 2 से हम मान निकालते हैं तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पर हमने किससे मान निकाला, समीकरण 1 से, तो मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में हम x का मान रखें तो यहाँ देखिए x - y लिखा हुआ है, तो x का मान हो जाएगा 14 - y, और यहाँ क्या है, -y = 4। अब इसे हम चाहें तो -y और -y -2y = 4। 14 अगर बराबर के उस पार जाएगा तो -14, क्यों, क्योंकि बराबर के इस पार ये प्लस है। -2y = 4 - 14 कितना हो जाएगा, -10। हम चाहें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और y = 10/2 और 2 × 5 = 10। y बराबर कितना हमारे पास आ गया, 5। अब क्या करेंगे, y का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें और चाहे 3 में रखें। वैसे प्रतिस्थापन विधि में ये मान समीकरण 3 में रखना सबसे आसान होता है, तो हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहां से मिलेगा हमें x = 14 और -y लिखा है और y का मान 5, तो x = 9। मतलब हमें यहां से जो मान मिला वो ये मिला, x = 9 और y = 5। अब अगर आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। x और y दोनों का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी भी एक में रखिए या दोनों में रखिए आप। अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है, और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता तो आंसर गलत है। x का मान 9 प्लस y का मान 5, तो 9 + 5 कितना आएगा, 14, बराबर कितना दिया हुआ है, 14। यहाँ देखिए x का मान 9 और -y का मान 5, तो 9 - 5 कितना आएगा, 4, और बराबर क्या दिया हुआ है, 4। मतलब ये हुआ कि हमारा पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल हो चुका है। इसी तरीके से हमें प्रतिस्थापन विधि के समीकरणों को हल करना होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पहले खंड में 6 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से इसी तरीके
हैं, क्वेश्चन 3 भी आप आराम से हल कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 भी हल कर सकते हैं, क्वेश्चन 5 में रूट लगा हुआ है और रूट का प्रश्न आपको कैसे हल करना है ये हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो जो हमारा पहला काम है वो ये है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। फिर क्या करना है, दोनों में से किसी एक समीकरण को हमें लेना है। चलिए इस क्वेश्चन में हमने समीकरण 1 को लिया था, तो इस क्वेश्चन में हम समीकरण 2 को लेकर के हल करना बता रहे हैं। तो यहाँ समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0, या अगर हम चाहें तो इसे √3x अगर हम इस पूरे पक्ष को उस तरफ ले जाएं तो बराबर के इस पार ये माइनस में उधर जाने पर प्लस हो जाएगा, तो बराबर √8y। और अगर यहां से हम x का मान निकालें तो √8 बटे √3y समीकरण 3 आ गया मान हमारा। अब क्या करना है, हमें जो मान प्राप्त हुआ उसको समीकरण में रखना है, लेकिन किस में रखना है, जिससे मान निकाला गया उसमें नहीं बल्कि उसके दूसरे समीकरण में। मान हमने x का किससे निकाला, समीकरण 2 से, तो मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो अगर समीकरण 1 में हम मान रखें तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में हम ये मान रखें तो √2 और x का मान हमारे पास यहां है √8y बटे √3, फिर प्लस √3y बराबर 0। अगर इसको हल किया जाए तो √8 का √2 से गुणा √16y बटे √3। अगर हम इसको उस तरफ लेकर के जाएं या इसको ऐसे रहने दीजिए तो प्लस √3y बराबर ये हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, तो अगर y को कॉमन लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, √16। तो √16 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 4 और बटे √3 और प्लस यहाँ क्या बचेगा √3 और बराबर क्या हो जाएगा ये 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, y के साथ ये पूरा का पूरा पद किस रूप में है, गुणे के रूप में। तो जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो कहां जाएगा, बटे में जाएगा। तो 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, y बराबर 0। अब y का मान हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें और चाहे 3 में रखें, लेकिन हमने ये बताया कि प्रतिस्थापन विधि को हल करते समय यहां से जो मान मिलेगा वो समीकरण 3 में रखना आसान होता है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर y का मान समीकरण 3 में रखा जाए तो यहां से मिलेगा हमें x बराबर √8 बटे √3 और गुणे y का मान 0। ये x बराबर 0 का किसी भी पद से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वो 0। इसका मतलब हुआ हमें मिला x बराबर 0 और y बराबर 0। अगर आप अपने उत्तर की जांच कीजिए तो यहाँ देखिए x का मान रखिए √2 गुणे x का मान 0 तो क्या हो जाएगा 0, प्लस √3 गुणे y का मान 0 तो क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 0 बराबर क्या आएगा 0। यहाँ आप रख सकते रखिए √3 x का मान 0, तो √3 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस √8 गुणे y का मान 0, तो √8 गुणे y का मान 0, तो √8 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 माइनस 0 क्या आएगा 0। मतलब ये हुआ कि जब हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो रैखिक समीकरण को हल करने के पश्चात जो हमारा आंसर आता है उस आंसर को हम समीकरण में रख करके ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो सही है या गलत है। कैसे, मान रखने के बाद यदि दोनों पक्ष मतलब LHS और RHS अगर दोनों बराबर आते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो सही आएगा, और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते तो हमारा आंसर गलत आएगा। इसी की तरीके से आप अपने पहले प्रश्न के सभी खंडों को हल कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ है वो है
3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। आप जब भी इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से अगर आप सरलता से या आसानी से हल करना चाहते हैं तो इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हल कर लेंगे। हल कर लेने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों समीकरणों को हम इस रूप में बना लेंगे। इस रूप में बनाने का मतलब यह हुआ कि यहां से हम दोनों क्या लेंगे, एलसीएम। तो चलिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 को लें तो समीकरण 1 से 3 और 2 का लासा 6। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ क्या लिखा है 6। मतलब ये होगा कि 2 तिहाई 6, मतलब हमने हल में किसने कितने से गुणा किया 3 से। तो आप 3 से गुणा करिए ऊपर, तो 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6। यहाँ पर हमने हल में कितने गुणा किया 2 से, तो 2 से गुणा आप ऊपर करिए तो 2 पंचे 10y बराबर ये -2, या इसे हम चाहें तो 9x माइनस 10y बराबर -12, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। उसके बाद अगर समीकरण आप 2 को लीजिए तो समीकरण 2 से 3 और 2 का लासा यहाँ भी 6 ही आएगा, और यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 2 से गुणा हुआ तो 2 गुणे x 2x और प्लस 2 तिहाई 6, मतलब 3 से गुणा हुआ तो 3 गुणे y 3y बराबर 13/6, और 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ मिलेगा हमें 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 4। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको समीकरण अंश और हर के रूप में दिया हुआ था वो हमने हल करके अंश और हर दोनों को क्या किया, हटा दिया। आप भी इस तरीके से हटा सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा समीकरण है वो बटे के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में ही है। तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले जो हमारा आसान तरीका वो ये है कि हम क्या करें, दोनों को एक रैखिक समीकरण के रूप में बना लें। अब आप ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 1 समीकरण 3 के रूप में इस तरीके से आ गया, और समीकरण नंबर 2 समीकरण 4 के रूप में इस तरीके से आ गया। अब आप ध्यान दीजिए ये दो के दोनों समीकरण सेम इसी तरीके से हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया था वैसे आप चाहे तो ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसी की बात है, आप अपने पहले प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर कर दी जाएगी।